बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 पीरा एक्ट का हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 3 और 4 को डिस्कस किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बहुत ही सिंपल सेक्शन है और इसमें आपने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 सिलेक्शन पैनल से डील करता है। सेक्शन नंबर 5 सिलेक्शन पैनल से डील करता है और सिलेक्शन पैनल में 3 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखना है। सिलेक्शन पैनल के 3 मेंबर्स को चीफ मिनिस्टर ने नॉमिनेट करना है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो सिलेक्शन पैनल के मेंबर नहीं बन सकते। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो सिलेक्शन पैनल का मेंबर नहीं बन सकता और ना ही सिलेक्शन पैनल का मेंबर कोई इलेक्टेड मेंबर बन सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स मींस कोई एमपीए या एमएनए। एमपीए या एमएनए सिलेक्शन पैनल का मेंबर नहीं बन सकते। और सिलेक्शन पैनल का काम क्या है? सिलेक्शन पैनल का काम यह है कि हमने जब कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी को देखा था तो वहां पर हमने 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को पढ़ा था कि 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे पैनल अथॉरिटी का हिस्सा। अथॉरिटी के मेंबर्स जो कि सिलेक्शन पैनल ने उनको सिलेक्ट करना है और किस तरह करना है। सिलेक्शन पैनल ने इंडिपेंडेंट मेंबर्स को एप्लीकेशन के थ्रू पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट करनी है, वहां से एप्लीकेशन आएंगी, उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन पैनल ने गवर्नमेंट को रेकमेंडेशन भेजनी है, तो गवर्नमेंट ने उनको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन पैनल का काम है। सेक्शन 5 में आपने जो बातें याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन पैनल के मेंबर कौन है, सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, सिलेक्शन पैनल का काम क्या है। और सिलेक्शन पैनल की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो हम सेक्शन 5 में डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सर्वेंट और इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं ये पैनल का हिस्सा नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकते। उसके बाद हमने सेक्शन 6 को देखना है। सेक्शन 6 में क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। यहां पर हमने देखा था ये सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है। ये सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होने चाहिए, वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अब क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सेक्शन 6 में बताई गई है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को आपने सिलेक्शन पैनल की क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के साथ मिक्स नहीं करना। अगर बात हो सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर कोई सवाल बन जाए तो पब्लिक सर्वेंट और इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। और अगर बात होती है इंडिपेंडेंट मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की, जिनको सिलेक्शन पैनल सिलेक्ट करेगा, जिनकी रिकमेंडेशन भेजेगा, तो वो सेक्शन 6 में बताई गई है। सेक्शन 6 में उनको बताया गया कि वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हो, लॉ से, एडमिनिस्ट्रेशन से या कॉर्पोरेट वगैरह से। और अगर वो बैंकक्रप्ट हैं, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, या उनका इंटरेस्ट जो है वो अगेंस्ट है अथॉरिटी के, और बाकी भी आपने सेक्शन 6 को जनरल देख लेना है, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशंस को। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि इसको पढ़ लें, आपको पता चल जाए कि सिलेक्शन पैनल और इंडिपेंडेंट मेंबर्स के जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। अभी देखना है सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 में क्या है, मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी में हमने 2-3 पॉइंट्स देखने हैं कि मीटिंग को हेड करेगा चेयरपर्सन। मीटिंग को हेड कौन करेगा? चेयरपर्सन मीटिंग को हेड करेगा। अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो फिर वाइस चेयरपर्सन हेड करेगा। ये चीज आपने देखनी है। और हमने देखा था कि अथॉरिटी के टोटल मेंबर 18 हैं, ये नहीं बोलने, टोटल 18 मेंबर्स हैं और टोटल 18 मेंबर्स में से जरूरी है कोरम पूरा हो। कोरम कितना होगा? 1/2 होगा। अगर 9 मेंबर्स होंगे तो अथॉरिटी की मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये आपने देखना है। और चीफ चेयरपर्सन की डायरेक्शन पर डीजी जो है वो मीटिंग कॉल कर सकता है। मीटिंग कॉल करेगा डीजी, डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्शन देगा चेयरपर्सन।
अब हमने इसका डिसीजन देखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसका डिसीजन। अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लेना है तो वो मेजोरिटी जिस साइड पे होगी वही डिसीजन फाइनल होगा। और अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि हाफ ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं, दोनों साइड से इक्वल मेंबर्स हो जाते हैं, तो इक्वल मेंबर्स की सूरत में अगर चेयरपर्सन मौजूद है तो वो कास्टिंग वोट डालेगा, अगर चेयरपर्सन मौजूद नहीं है तो उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरपर्सन जो है वो कास्टिंग वोट की पावर रखेगा। अब हमने देखना है सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 डीजी के साथ, डीजी की क्वालिफिकेशन के साथ डील करता है। ये पास से होगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, और इसका स्केल कम से कम BS 19 होना चाहिए, ये 19 स्केल का होगा। उसके बाद हमने सेक्शन 9 को देखना है। सेक्शन 9 में सिर्फ आपने ये देखना है कि ये कमेटी से डील करता है और अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकती है किसी भी पर्पस के लिए जो कि एक्ट के साथ एक्ट को कैरी आउट करने के लिए जरूरी होगा। तो हमने सेक्शन 7, 8 और 9 को देखा। सेक्शन 7 जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो 8 और 9 की निस्बत जो है वो लेती है। इसमें जो याद करने की चीजें हैं वो ये हैं कि आपने, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7 में मीटिंग को, मीटिंग प्रिजाइडेड बाय चेयरपर्सन होगी, अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो वाइस चेयरपर्सन। टोटल मेंबर्स 18 है और 9 मेंबर्स जो है हाफ, इसका कोरम हाफ होना जरूरी है, 9 मेंबर्स जरूरी हैं। और डीजी कॉल करेगा मीटिंग को ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, और इसका डिसीजन जो है वो मेजोरिटी के साथ, जिस साइड पे मेजोरिटी होगी वो ही डिसीजन पास होगा। और इसके बाद हमने सेक्शन 8 देखा, डीजी की क्वालिफिकेशन है, डायरेक्टर जनरल जो है वो पास से होगा या PMS ऑफिसर होगा, BS 19 का होना जरूरी है। हमने अथॉरिटी सेक्शन 9 में देखा कि अथॉरिटी कंस्टिट्यूट कर सकती है कोई भी कमेटी। सेक्शन 9 को आपने इतना देखना है कि ये कमेटी से है और कमेटी कंस्टिट्यूट अथॉरिटी कर सकती है किसी भी पर्पस के। चैप्टर 2 के लास्ट 2 सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 डील करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है कि सेक्शन 10 पावर एंड फंक्शंस के साथ डील करता है, बाकी आपने पावर एंड फंक्शंस को जनरल पढ़ लेना है, सरसरी तौर पर देख लेना है कि अथॉरिटी की पावर एंड फंक्शंस क्या है। इससे ज्यादा आपने नहीं करना, आपको सिर्फ सेक्शन याद होना चाहिए कि अथॉरिटी की पावर एंड फंक्शंस के साथ सेक्शन 10 डील करता है, बस। इसके बाद सेक्शन 11 को आपने देख लेना है। सेक्शन 11 में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉइज ऑफ अथॉरिटी के साथ सेक्शन 11 डील करता है और इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी अकाउंटेबिलिटी के लिए। किसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए? एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी। सेक्शन 11 डील जब एम्प्लॉइज ऑफ अथॉरिटी के साथ कर रहा है तो इसमें फिर यह बताया गया कि एक प्रॉपर और एफिशिएंट फंक्शन परफॉर्म करें एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी, और इसके लिए अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी कि एम्प्लॉइज की अकाउंटेबिलिटी रखी जाए। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या किसी अदर डिपार्टमेंट से अथॉरिटी में डेपुटेशन पर कोई मुलाजिम आ सकता है? यस, ये भी सेक्शन 11 में बताया गया कि सेक्शन 11 कहता है कि डेपुटेशन पर अथॉरिटी से दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और अथॉरिटी में दूसरे डिपार्टमेंट से भी आ सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं सेक्शन 11 में, इसको आपने देख लेना है। बस ये हमारा चैप्टर जो है सेक्शन 3 से हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 को एक दफा आप रिवाइज करें और हम इसके बाद चैप्टर 3 की तरफ आएंगे। आज इंशाल्लाह हम इसको मैक्सिमम कवर करेंगे। पीरा एक्ट बहुत आसान है, इसको समझ के पढ़ें, इररेलेवेंट चीजों को छोड़ दें। इररेलेवेंट चीजें जैसे सेक्शन 10 में पावर एंड फंक्शंस बहुत ज्यादा दिए गए, आपने इनको सिर्फ पढ़ लेना है। ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर है नहीं कि आपको पूरी पावर एंड फंक्शंस लिखनी पड़ेंगी। उन्होंने आपसे पूछा तो सिर्फ सेक्शन 10 पूछना है और ये पूछना है कि पावर एंड फंक्शंस का सेक्शन कौन सा है। उन्होंने आपसे पूरे पावर्स एंड फंक्शंस नहीं पूछने। हाँ अलबत्ता आप ये पास कर लें, इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है।
और सेक्शन 11 मैंने आपको बता दिया कि अथॉरिटी में डेपुटेशन पर आ भी सकते हैं एम्प्लॉइज और अथॉरिटी से दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर जा भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी बना सकती है। ये चीजें आपने देखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।